गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा था। आज इसको कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग कैसा इंटीग्रेशन सीखने वाले हैं। याद करो, डिफरेंशिएशन में मैंने चेन रूल बताया था और चेन रूल का डिफरेंशिएशन मैं कैसे कर रहा था, एक मैं एग्जांपल देता हूं। साइन 3x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आया था। साइन का डिफरेंशिएशन cos 3x प्लस 4 और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x का जो मल्टीप्लायर है वो बाहर कॉमन हो जाता था। रिजल्ट ये आता था। तो डायरेक्ट भी हम लोग इसको लिखते हैं। जब ये याद करो, जब ये लीनियर रहता था तो मैं क्या बोला था कि डायरेक्ट साइन का डिफरेंशिएशन cos कर दो और x का जो मल्टीप्लायर है वो बाहर मल्टीप्लाई कर दो। ये डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं। जब ये लीनियर हो तो x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साइन का जो डिफरेंशिएशन cos होगा, लेकिन x का मल्टीप्लायर 3 है तो 3 बाहर हो जाएगा। ये डायरेक्ट याद रखने का तरीका मैंने बताया था। e 4x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो इसका ex का डिफरेंशिएशन ex ही होगा, लेकिन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और ये पूरा लीनियर है तो x का मल्टीप्लायर 4 है तो 4 यहां आ जाता था। अब इन सबको बाय प्रोसेस भी मैंने सिखाया था। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल, जो कि सिखाया हूं। तो प्रोसेस मैंने क्या सिखाया था कि इसको तुम मान लो z, मान लो मैं इसी को प्रूव करके दिखाता हूं। तो इसको मैंने क्या बोला था, z मानने के लिए। तो z इक्वल टू 3x प्लस 4, फिर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इधर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dz बाई dx, और यहाँ क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे 3x प्लस 4 को तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, 4 का डिफरेंशिएशन 0, यानी कि 3 dz बाई dx। dx इक्वल टू क्या, dz बाई 3। अब मैंने बोला था कि इसको z मानने के लिए, तो मेरा डिफरेंशिएशन कैसा बन जाएगा, d बाई डी एक्स साइन z, ये बन जाएगा। अब साइन z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में cos z होता है, ना कि साइन z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में cos z होता है। ये तो लिख नहीं सकता, गलत हो जाएगा ये। तो ये कब लिख सकता हूं मैं cos z, जब यहां z होता। तो मैं वैसे बना देता हूं, क्या बनाता हूं, d बाई डी जेड साइन z का डिफरेंशिएशन। मैंने यहां dx था, dz बना दिया। तो ये dz था नहीं, तो डिनोमिनेटर में मैंने डिवाइड किया है, डिनोमिनेटर में लिखा है dz, तो न्यूमिनेटर में भी लिखूंगा dz, ताकि ये dz कैंसिल होकर के अभी भी इक्वेशन वही रहे, d sin z अपॉन dx, d sin z अपॉन dx, d sin z अपॉन dx अभी भी वही रहे, लेकिन मुझे काटना नहीं है। अब मैं यहां से लिख सकता हूं इसका डिफरेंशिएशन cos z, और ये कितना आया था, dz बाई dx कितना आया था, 3। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला स्टेप यहां से यहां स्टेप आने की जरूरत नहीं है। dz बाई dx कितना, 3 बाहर कर लेता हूं, cos z के बदले 3x प्लस 4। बाय मेथड भी मैंने एक्सप्लेन किया, ये पहले कर चुका हूं, और ट्रिक से भी मैंने एक्सप्लेन किया कैसे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ये आंसर डायरेक्ट तब लिखेंगे जब ये क्वांटिटी लीनियर होगा। याद करो मैंने एक्सप्लेन किया था।
अब मैं क्या सिखाने वाला हूं, इसी को जस्ट उल्टा करके मैं बोलता हूं, cos 3x + 4 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा। यहां से देखो तो तुम खुद एक्सप्लेन करो, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, ये अपॉन 3 sin 3x + 4 अपॉन 3, ये वाला 3 यहां आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका इंटीग्रेशन दिस अपॉन 3। अब इसको याद कैसे रखेंगे, अगर डायरेक्ट, जैसे यहाँ डिफरेंशिएशन में डायरेक्ट ट्रिक बताया था, वैसे ही इंटीग्रेशन में भी डायरेक्ट ट्रिक होता है। वो क्या ट्रिक है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, अगर अंदर का एंगल लीनियर है, लीनियर पर डिपेंड कर रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और ये एक्स पर डिपेंडेंट लीनियर हो, देख लो लीनियर है, पावर 1 है, अगर लीनियर रहे इक्वेशन तो जो x का मल्टीप्लायर होता है इंटीग्रेशन के केस में डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंशिएशन के केस में क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, इंटीग्रेशन के केस में मल्टीप्लायर को डिवाइड करते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, ये डायरेक्ट हो जाएगा। वैसे ही e 4x + 5 का इंटीग्रेशन e 4x + 5 ही होगा, लेकिन x का मल्टीप्लायर 4 है, उससे डिवाइड करूंगा। तो यही मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि ये सब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। dx by x का इंटीग्रेशन ln x log x। अब मैं कैसा इंटीग्रेशन करने वाला हूं, dx अपॉन ax + b का इंटीग्रेशन, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, इंटीग्रेशन वैसे ही होगा, यहाँ x है, यहाँ ax + b है, तो क्या हो जाएगा ln ax + b, लेकिन x का जो मल्टीप्लायर है उससे मैं डिवाइड करूंगा। इतना ध्यान रखना है अपने को। अब ये बात ध्यान रखना कि अगर ये क्वाड्रेटिक हो गया तब इतना आसानी से नहीं कर पाएंगे, तब ये इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन अपने को इतना नहीं पढ़ना है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही पढ़ना है, इसलिए मैं इतना ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का एक बहुत बड़ा चैप्टर तुम्हारे मैथमेटिक्स में पढ़ना है। अपने को फिजिक्स में इतना अगर आ जाए, तुम्हें फिजिक्स में अगर तुम्हें इतना इंटीग्रेशन आ रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अगर तुम्हें ये इंटीग्रेशन आ रहा है तो ये याद है, और बाय प्रोसेस भी अगर तुम कर देते हो इसको, तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब मैं यही सब सिखाने जा रहा हूं, मैंने ट्रिक से डायरेक्ट लिख दिया, अब बाय मेथड मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां से कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसी को इंटीग्रेशन करना है। मान लो ये i = मैं लिख देता हूं, तो इसका वैल्यू इतना आना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करता हूं, सपोज यही मेरा क्वेश्चन है कि इसको इंटीग्रेट करो, आंसर तो इधर पता है अपने को, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अगर ये x होता, सिंपल x होता तो बहुत आसानी से इंटीग्रेशन लिख देता, लेकिन यहाँ 3x + 4 है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, z मान लेता हूँ, लेट, तो z = 3x + 4, और अभी मैंने डिफरेंशिएट किया था, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। देख लो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इधर x के रिस्पेक्ट में z को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इधर x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। इधर तो कुछ नहीं होगा, 3x, 3 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, 4 का डिफरेंशिएशन 0, dz/dx। यहां से मैं dx लिख लेता हूं। dx क्यों लिख लेता हूं,
क्योंकि मैं जेड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ इक्वेशन को। देखो तो इसके बदले में जेड रखूंगा तो यहाँ मुझे dz बनाना पड़ेगा, और इसी dz को बनाने के लिए मैंने ये चीजें काम किया हूँ। तो यहां से लिख सकता हूं क्या मैं, dx इक्वल टू dz/3। क्लियर है? अब मैं रखता हूं i इक्वल टू कॉस, इसके बदले मैं z रख देता हूं क्योंकि पूरे को अब मैं z में कन्वर्ट कर सकता हूं। इसको मैंने z माना था और dx के बदले dz/3। ये 3 कांस्टेंट है 1/3। 1/3 को मैं बाहर कर लेता हूं, cos z dz। देख लो ये इजी इंटीग्रेशन है। साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का इंटीग्रेशन साइन, साइन z। इंटीग्रेशन मैंने कर दिया इसलिए सिंबल नहीं लगाया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेशन मैंने कर दिया है इसलिए इंटीग्रेशन का सिंबल मैंने नहीं लगाया है। z की जगह वापस रख दो क्योंकि इसको मैंने माना था। z की जगह 3x + 4 साइन 3x + 4/3 बाई मेथड। अब मैंने 3 इंटीग्रेशन लिखा था, एक लॉग वाला लिखा था, एक कॉस वाला लिखा था, एक और कोई शायद लिखा था। जितने भी इंटीग्रेशन अगर लीनियर वेरिएबल वाला हो सबको सेम प्रोसेस से करेंगे, कुछ नया नहीं करने वाले हैं। एक लॉग वाला मैं करके दिखाता हूं लेकिन सेम प्रोसेस रहेगा, नया तो है ही नहीं कुछ। तो लॉग वाला क्या है, मैं जर्नल कर देता हूं। i इक्वल टू dx/ax + b। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, फिर से अगर ये x होता तो dx/x log x, बहुत आसानी से बताता। ऐसे तो रिजल्ट अपने को पता है क्या है रिजल्ट, ln ax + b और x के साथ मल्टीप्लायर a है तो ये रिजल्ट आना चाहिए। अब मैं प्रूव करके दिखाता हूं। इसको मैं मान लेता हूं z, लेट z। तो z कितना हो जाएगा, ax + b, x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, तो क्या बोलूंगा मैं, d/dx ax + b। यहां क्या है, a तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ a और b कांस्टेंट है मेरा, कितना आ गया, a dz/dx इक्वल टू a, dx इक्वल टू dz/a। अब वापस रख दो, dx का वैल्यू भी पता चल गया और इसको भी मैंने z मान लिया था, तो सारा z के टर्म में इंटीग्रेशन मेरा बन जाएगा। dx इक्वल टू dz/3 अपॉन इसके जगह पर z, ये 1/3 नीचे आ जाएगा 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 1/3 कांस्टेंट है, 1/3 कांस्टेंट है, बाहर कर लिया dz/z। इसका इंटीग्रेशन अपने को पता है ln z 1/3 और z का वैल्यू x प्लस, अरे 3 कहाँ से आ गया, सॉरी, यहाँ a था ना, a था तो a को मैंने फिर यहाँ शिफ्ट किया था, ये a था, सॉरी। और z की जगह क्या है, ln ax + b।
देख लो, जो मैंने ट्रिक से लिखा था वही बाय मेथड आया है रिजल्ट। तो ये तुम डायरेक्ट भी याद रखो, अच्छी बात है, लेकिन बाय मेथड तुम्हें एग्जैक्टली आना चाहिए। अब मैं 2-3 इंटीग्रेशन और फिजिक्स में बहुत यूज होते हैं, उसको मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसको कैसे करते हैं, उस इंटीग्रेशन को नाम देते हैं, एक मेथड, उसका नाम है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अपने को नाम से मतलब नहीं है, करते क्या वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसको इंटीग्रेट करना है। बहुत आसान है, समझ जाओ तो। देख लो तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, रूट बना हुआ है, मुझे रूट हटाना है। यहां पर मेरा वेरिएबल x है, a तो कांस्टेंट है, यहाँ x वेरिएबल है। इंटीग्रेट करने के लिए यहां पर, जैसे अभी मैंने z माना था, z इक्वल टू ax प्लस बी या कुछ भी 3x प्लस 4, वैसे ही यहाँ x को कुछ मानना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे रूट हटाना है, ताकि सिंपल फॉर्मेट में ये दिखे मुझे, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट में है। तो सिंपल फॉर्मेट में बनाने के लिए मुझे x को ऐसा वैल्यू पुट करना है कि रूट मेरा एलिमिनेट हो जाए। अब रूट को एलिमिनेट करने के लिए तुम ध्यान से अगर देखोगे, अगर तुम्हारा बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो तुरंत बता सकते हो कि x का मैं कौन सा वैल्यू रखूं कि ये रूट हट जाए। अगर तुम x का वैल्यू a साइन थीटा या a कॉस थीटा रखते हो तो क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, या a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ही बनता। अब ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर अंदर में कॉमन कर लेंगे, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का रूट a कॉस थीटा। अगर मैं a कॉस थीटा यहां लेता तो यहां a साइन थीटा आ जाता। तो ये तो देख के ही पता चल रहा है कि x का वैल्यू a साइन थीटा या a कॉस थीटा रखेंगे। तो x का वैल्यू क्या मानना है, ये मानो या ये मानो। तो मैं इसी से आगे चला हूं, इसलिए मैं इसी को मानता हूं। लेट x इक्वल टू दिस, ऐसा मान लिया। तो इसके बदले मैं क्या लिख पाऊंगा, a cos थीटा। इसके बदले मुझे dx भी लिखना पड़ेगा, dx को थीटा के टर्म में। यहां पर मैंने वेरिएबल को x से वेरिएबल थीटा बना दिया है, तो सारे वेरिएबल को मुझे थीटा के टर्म में लिखना है। तो इसको तो मैंने थीटा के टर्म में लिख दिया, इसको भी थीटा के टर्म में लिखना पड़ेगा मुझे dx को। तो मैं क्या करूंगा, फिर से यूज करूंगा dx x इक्वल टू a साइन थीटा, dx अपॉन डी थीटा। मैं थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं, क्योंकि x डिपेंड कर रहा है थीटा पर। a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर कर लिया, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। क्लियर है ये। अब देखो तो इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब मैं चल रहा हूं यहां dx के बदले कितना, यहां से लिख सकते, एक स्टेप आगे बढ़ा देता हूं, ये dx अपॉन डी थीटा था, dx इक्वल टू a cos थीटा डी थीटा। तो dx का जगह a cos थीटा डी थीटा अपॉन, इसके बदले क्या था, a cos थीटा। अब ध्यान देना, a से a कैंसिल, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, बच गया सिर्फ डी थीटा। याद करो, dx का इंटीग्रेशन x, dy का इंटीग्रेशन y, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा।
डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, यानी इंटीग्रेशन क्या है, थीटा। अब याद करो, मैंने इधर माना था थीटा के टर्म में मेरा क्वेश्चन नहीं था, मेरा क्वेश्चन एक्स के टर्म में था, एक्स के टर्म में था। तो मैं जिस फॉर्मेट में मेरा क्वेश्चन है उसी फॉर्मेट में मैं आंसर रखूंगा। थीटा तो मैंने अपने मन से माना था यहाँ सॉल्व करने के लिए, तो वापस मैं थीटा को एक्स के टर्म में लिखूंगा। कैसे, वो मैं यहां दिखा रहा हूं, यही तो मैंने माना था ये। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या, साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, तो थीटा इक्वल टू, इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स, ये पावर नहीं है -1, ये मैथमेटिक्स में इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए। फिर से मैं बोल रहा हूँ ये पावर नहीं है, अगर ये पावर होता तो इसको 1 बाई साइन एक्स लिख देता, मैं ऐसे लिख देता। ये पावर नहीं है, इसको पढ़ते हैं क्या, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो देखो, तो मैं वापस x के टर्म में थीटा को x के टर्म में रख देता हूं, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। हो गया ये इंटीग्रेशन। एक इस फॉर्मेट का आता है और एक इस फॉर्मेट का आता है। अब मैं इसको कैसे इंटीग्रेट करूं, अब तो तुम्हें बहुत हद तक पता चल चुका है कि क्या लेट करना है यहाँ पर x की जगह। तुम बोल सकते हो a tan थीटा या a cot थीटा, मैं इसी को मान के चलता हूँ। तो यहाँ से क्या हो, मैं निकालना चाहता हूँ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स की जगह ये रख दूंगा, तो ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन कर लूंगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू रूट करूंगा तो ए सेक थीटा। इसका वैल्यू तो मैंने लिख लिया, इसको भी मैं थीटा के टर्म में करना चाहता हूं, तो फिर से मैं क्या करूंगा, डिफ्रेंशिएट करूंगा। x इक्वल टू ए टैन थीटा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं dx अपॉन डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं। ए कांस्टेंट, टैन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, सही है ये, टैन थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से क्या करेंगे, ध्यान देना, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये बन जाएगा। तो यहां से dx का वैल्यू क्या हो गया, a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहां से ध्यान देना, इसका भी वैल्यू मैंने लिख लिया है और dx का वैल्यू भी फाइंड कर लिया है। अब वैल्यू पुट कर दो, तो i इक्वल टू dx के जगह a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन a सेक थीटा। अब यहां से ध्यान देना, a से a कैंसिल और सेक थीटा से एक सेक थीटा कैंसिल, तो बच जाएगा क्या तुम्हारे यहाँ, सेक थीटा डी थीटा। अब मैंने तुम्हें सेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन नहीं सिखाया है, इसकी उतना जरूरत नहीं पड़ता, इसलिए मैंने ये नहीं सिखाया है। यहां पर मैं इसका इंटीग्रेशन लिख देता हूं। इसका इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x, तो इसका फाइनल वैल्यू क्या बन जाएगा,
log sec x प्लस tan x। अगर तुम इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो sec x आ जाना चाहिए, और वो आएगा भी क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये है तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये होना चाहिए। तो फाइनली देखो, तो फाइनली मैंने क्या, सॉरी यहाँ थीटा है, यहां पर अभी भी मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन मुझे x के टर्म में था और मैंने लाया किसके टर्म में, थीटा के टर्म में, तो वापस मुझे x के टर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो मैं कैसे करूंगा, यहां से ध्यान देना, यही तो मैंने माना था, तो tan थीटा का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकता हूं, tan थीटा इक्वल टू एक्स बाई ए, तो यहाँ तो इंस्टेंट पुट कर दूंगा मैं, tan थीटा की जगह एक्स बाई ए। सेक थीटा, तो tan थीटा पता है तो सेक थीटा तो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। ये अब वैल्यू रख दो, सेक थीटा का भी वैल्यू पता चल गया और tan थीटा का भी वैल्यू पता चल गया। अब इंटीग्रेशन फाइनली क्या बनेगा, i इक्वल टू ln सेक की जगह दिस और tan की जगह दिस, तो क्या बोल सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए अपॉन, सॉरी एक्स होगा ये इंटीग्रेशन होगा। अच्छा, ये इंटीग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, मुझे लगता है कि अगर मैं ये रूट नहीं लेता तो इंटीग्रेशन ये ज़्यादा आसान आता, वो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। ये वाला इंटीग्रेशन मेरे हिसाब से फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ये मैथ के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं इसको थोड़ा सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। अगर मैं ये लेता तो ये सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है इंटीग्रेशन, अगर मैं रूट ना लेता तो। वो कैसे, यहां से देखो तो इसका वैल्यू क्या आता, ये तो रूट का वैल्यू ये है ना, अगर मैं रूट ना होता तो इसका वैल्यू स्क्वायरिंग में आता, याद करो, तुम देख भी लेना बैक करके, इसका वैल्यू कैसा आता, ये आता, ये आता, अगर मैं रूट ना लिया होता तो कैसा बनता, फाइनली सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक ए से एक कैंसिल, तो क्या बनता तुम्हारा यहां से 1 बाई ए, एक कॉमन ए होता, और यहां से सिर्फ डी थीटा का इंटीग्रेशन, और डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता 1 बाई ए थीटा, और थीटा को मैंने एक्स को कैसे लिया था, ए tan थीटा, यही माना था मैंने, तो यहां से थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बाई ए। मैं यही सिखाना चाहता था, वो जो रूट वाला था उसको तुम नोट कर भी सकते हो, नहीं भी नोट कर सकते हो, वो रूट वाला ज़्यादा तुम्हें मैथमेटिक्स में हेल्प करेगा। फिजिक्स में अपने को जो सीखना है वो इजी फॉर्मेट वाला, तो इसी फॉर्मेट का फिजिक्स में सीखना था तुम्हें। तो यहां से मैं क्या कर दूंगा, थीटा की जगह क्या रख दूंगा 1 बाई ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, बस।
ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का 2 क्वेश्चन मैंने किया, बल्कि कहो कि 3 क्वेश्चन हो गया। अब मैं तुम्हें सिखाने वाला हूं लिमिट का वैल्यू कैसे पुट करते हैं। याद करो, मैंने जब इंटीग्रेशन शुरू किया था तो वहां पर मैंने बोला था अपर लिमिट, लोअर लिमिट। लिमिट का वैल्यू रखना मैंने तब नहीं सिखाया था, पहले मैंने इंटीग्रेशन सिखाया, अब मैं लिमिट रखना सिखाता हूं। तो लिमिट रखना कैसे सीखेंगे, एक सिंपल सा इंटीग्रेशन करता हूं। एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट x1, अपर लिमिट x2, ये मेरा इंटीग्रेशन है। लिमिट के साथ कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन तो करने आता है। एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x3/3, पावर में एक जोड़ेंगे, वही पावर नीचे लिखेंगे। इंटीग्रेशन कर लिया, लिमिट रहे तो इंटीग्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर दो। लोअर लिमिट x1, अपर लिमिट x2। अगर इसमें कुछ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को तुम बाहर कर लो। तो अगला स्टेप में मैं कांस्टेंट को बाहर कर लिया। अब यहां से देखना मैं क्या करने वाला हूं। 1/3, एक बार x के जगह अपर लिमिट पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, x2³ माइनस, फिर माइनस करते हैं, फिर x के जगह लोअर लिमिट पुट करते हैं। यही है लिमिट पुट करने का तरीका। लिमिट रहे, इंटीग्रेशन करके जो आया उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखो, दोनों लिमिट दिखा दो, कांस्टेंट है कांस्टेंट को बाहर कर लो, एक बार x की जगह अपर लिमिट माइनस x की जगह लोअर लिमिट। यही है लिमिट पुट करने का तरीका, और कुछ नहीं। अब मैं एक सिंपल सा इंटीग्रेशन दिखा देता हूं तुम्हें वैल्यू के साथ। x dx 1, 2, x dx का इंटीग्रेशन x²/2, यहाँ 2 कांस्टेंट था, मैंने बाहर कर लिया। एक बार x के जगह अपर लिमिट, लोअर लिमिट, 4 - 1 3, 3/2 आंसर। लिमिट पुट करने का यही मेथड है और कुछ नहीं। तो तुम्हें मैंने लिमिट पुट करना भी सिखा दिया। अब मैं तुम्हें इंटीग्रेशन का यूज फिजिक्स में दिखाता हूं, ताकि तुम्हें फील आए कि इंटीग्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है। याद करो, इंटीग्रेशन का मतलब मैंने क्या सिखाया था, एरिया फाइंड करना। इसको अगर मैं x कहूं, इसे y कहूं, ये कोई ग्राफ है, जनरल ग्राफ है, मुझे नहीं पता कौन सा रिलेशन से, कुछ भी हो सकता है। y = x का पावर n1 n प्लस x का पावर n/2 n-1, कुछ कांस्टेंट के साथ। n का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। 1 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, n का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। कोई भी जनरल ग्राफ है, ये y डिपेंड कर रहा है x पर। कैसे डिपेंड कर रहा है, मैं जनरल बात कर रहा हूं, इक्वेशन में नहीं लिख रहा हूं। तो y डिपेंड कर रहा है x पर, तो इसको लिखने का तरीका है फंक्शन ऑफ x। तो ये y x पर डिपेंड कर रहा है। इस ग्राफ का y जो लिख रहा हूं मैं, वो x पर डिपेंड कर रहा है। देख लो, किसी भी रिलेशन से कर रहा होगा। अब मैं चाहता हूं ये जो इक्वेशन है, x एक्सिस x = x1 से लेकर के x = x2 तक का मैं एरिया फाइंड करना चाहता हूं। ये एरिया मैं फाइंड करना चाहता हूं। ये एरिया फाइंड करना चाहता हूं, मतलब इसको मैं इंटीग्रेट करना, जो भी इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट करूंगा। किसके रिस्पेक्ट में,
x के रिस्पेक्ट में, और x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक। तो ये जो एरिया है वो मैं कैसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हैविंग लोअर लिमिट x1 अपर लिमिट x2। ये एरिया फाइंड करना है। तो अगर मुझे ये y और ये x, अब ग्राफ निगेटिव y की तरफ रहे, लेकिन फिर से मुझे x1 से लेके x2 तक एरिया फाइंड करना है। ग्राफ x एक्सिस x इक्वल टू x1 से लेके x इक्वल टू x2 तक का एरिया फाइंड करना, मतलब ये एरिया फाइंड करना अपने को। मान लो इस एरिया का मैग्नीट्यूड A2 है, लेकिन ये एरिया निगेटिव साइड है। ऐसे भी देखो तो ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव अपने को मिलेगा और ये निगेटिव मिलेगा। पॉजिटिव और निगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, निगेटिव वैल्यू मिलेगा। मान लो ये 10 मीटर स्क्वायर है, एरिया ही तो है, x भी मीटर में है y भी मीटर में अगर है, तो ये मान लो कि 10 मीटर स्क्वायर एरिया आया। तो मैं इसको 10 मीटर स्क्वायर नहीं लिखूंगा, -10 मीटर स्क्वायर लिखूंगा, क्योंकि y निगेटिव x पॉजिटिव। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, फिर से इसको ग्राफ बोल रहा हूं इंटीग्रेशन के टर्म में। मान लो ये y, ये जो ग्राफ है वो x पर डिपेंड कर रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये एरिया जो A2 है y dx का इंटीग्रेशन है x1 से लेके x2 तक। तो इसका वैल्यू अपने को पॉजिटिव एरिया नहीं मिलेगा, निगेटिव एरिया मिलेगा, क्योंकि ये निगेटिव साइड में है y के, इसलिए मैं इसको -A2 लिख रहा हूं। क्लियर हो गया बात। तो पॉजिटिव साइड वाला y साइड वाला एरिया, पॉजिटिव y साइड वाला एरिया को पॉजिटिव लिखते हैं, निगेटिव y साइड वाला एरिया को निगेटिव लिखते हैं हम लोग। अब मैं दोनों को मिक्स करके दिखाता हूं। सपोज ये कोई y है, ये x है, ये कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है, जो y है वो x पर डिपेंड कर रहा है, मतलब फंक्शन है x का। जो भी ग्राफ है वो x पर डिपेंड कर रहा है। ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू x0 है मान लो। मैं चाहता हूं ये एरिया लिखना इंटीग्रेशन के टर्म में। तो मैं कैसे लिखूंगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे y को x के रिस्पेक्ट में, कहां से कहां तक, 0 से लेके x0 तक। और इससे जो एरिया मिलेगा, सपोज ये एरिया A1 आया कैलकुलेट करने पर, ये A2 आया, तो मैं यहां पर कैसे लिखूंगा एरिया, अभी सिखाया था ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव लिखते हैं, नीचे वाले एरिया को निगेटिव लिखते हैं। तो क्या मैं बोलूंगा, A1 माइनस A2। अगर मुझे मान लो ये x1 बोल देता, x1 से x2, सॉरी x1 से x0, मतलब ये वाला एरिया, तो -A2 आता। 0 से x1 में लिमिट लेता तो A1 आता। 0 से x0 तक ले रहा हूं तो ये और ये पॉजिटिव निगेटिव ये आएगा। अब मैं फिजिक्स में इसका यूज तुम्हें दिखाता हूं कितना इंपॉर्टेंस है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इससे जब फिजिक्स में आता है, तो क्योंकि वो बेसिक मैथमेटिक्स जानते ही नहीं। तुम्हारे लिए भी अभी थोड़ा इसको पचा पाना कह सकते हैं, तुम्हें कन्विंस हो, बहुत ज़्यादा कन्विंस हो इससे। थोड़ा मुझे लगता है कि पूरी तरह से कन्विंस नहीं हो सकते, क्योंकि बिल्कुल तुम्हारे लिए फ्रेश है, नया है।
तो ओवर द पीरियड ये तुम इससे बहुत अच्छे से कन्विंस हो जाओगे। अब मैं इससे रिलेटेड तुम्हें फिजिक्स का प्रॉब्लम दिखाता हूं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। याद करो मैंने डिफरेंशिएशन में सिखाया था कि x को अगर मैं पोजीशन बोलूं, x को मैं पोजीशन बोलूं तो dx बाई dt को मुझे वेलोसिटी बोलना पड़ेगा फिजिक्स में। अब dx बाई dt वेलोसिटी है तो dx इक्वल टू क्या, v dt। मैं दोनों साइड इंटीग्रेट करता हूं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिख देता हूं मैं। तो यहां से क्या मिलेगा, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। देख लो इंटीग्रेशन बनाने का तरीका भी सिखा रहा हूं मैं। यहां से लिमिट कैसे रखते हैं, t1 टाइम पर पोजीशन x1 था, x का लिमिट रखना है। t1 टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन x1 था, t2 टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन x2 है, x1 x2 पोजीशन है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है तुम्हें पता है, x। dx का इंटीग्रेशन x, x1 x2। इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूं। इसका लिमिट पुट करूंगा x इक्वल टू x2 माइनस x1। ये तुम्हें फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स में यही एग्जैक्टली मैं पढ़ाऊंगा। अब यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x को मैं क्या बोल रहा था, पोजीशन। मैं ऐसे समझाता हूं, मान लो पार्टिकल x एक्सिस पर चल रहा है, उसी के लिए ये वेलोसिटी है, x एक्सिस पर चलने वाले का वेलोसिटी। तो मान लो x1 पर था, x2 पर चला गया, x1 पोजीशन से x2 पोजीशन पर चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना। यहां से यहां गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यही होगा, x2 माइनस x1, दिस डिस्टेंस। x2 माइनस x1 करने का मतलब ये x1 है, x2 करने का मतलब ये x2 है। ओरिजिन से देखते हैं पोजीशन, कोऑर्डिनेट। पोजीशन करने का मतलब कोऑर्डिनेट। x1 पोजीशन मतलब ओरिजिन से x1 डिस्टेंस, x2 पोजीशन करने का मतलब ओरिजिन से x2 डिस्टेंस। तो देखो तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये x2 माइनस x1। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को। ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इंटीग्रेशन के टर्म में इसको समझा जाए तो ये क्या है, इंटीग्रेशन के टर्म में समझा जाए तो इसको मैं y बोलता था, इसको x बोलता था, y dx का इंटीग्रेशन। तो यहां पर y की जगह v है, v dt का इंटीग्रेशन, सॉरी v के जगह मैं y बोलता था, t के जगह x, y dx। तो y के जगह तुम्हारा क्या है, v है। एरिया अंडर एक्स वाई ग्राफ, एरिया अंडर एक्स वाई ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
कहां से कहां तक, T1 से T2 टाइम तक, T1 से लेकर के T2 टाइम तक। अब मान लो तुम्हें कोई क्वेश्चन दे दे, ये मैं सिखा दिया, अब ये तुम्हें ये क्वेश्चन दे दे, ये वेलोसिटी एक्सिस बोल दे, ये टाइम एक्सिस बोल दे। मैं बहुत सिंपल सा मैं केस लेता हूं, ये 10 मीटर, ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, इसका वैल्यू 10, इसका वैल्यू 5, -5 होगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। टाइम सेकंड में ये 5 सेकंड, 10 सेकंड। तुमसे ये क्वेश्चन क्या पूछ देगा, बोलेगा कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है, 0 से 5 सेकंड तक ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, और 5 से 10 सेकंड तक ये ग्राफ है। तो बताओ 0 से 10 सेकंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट किया, 0 से 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, जब ग्राफ से क्वेश्चन रहे तो क्या बोलता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। कौन सा, कहां से कहां तक, जिस टाइम में तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो 0 से 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट पूछा, तो मैं यहां बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फॉर 0 to 10 सेकंड इक्वल टू क्या होगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, और 0 से 10 सेकंड के लिए, 0 से 10 सेकंड के लिए ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया कितना, 10 इंटू 5, 50, माइनस ये निगेटिव एरिया लिखते थे याद करो, ये कितना 5, 10 माइनस 5, 5, और ये कितना 5, 5 इंटू 5, 25, ये 50 और ये 25। देख लो ग्राफ से क्वेश्चन दिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और मैंने कैसे इंटीग्रेशन के हेल्प से ही तो सीखा था कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है ग्राफ के हेल्प से, मतलब एरिया अंडर वीटी ग्राफ देखना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट, वीटी ग्राफ का एरिया मैंने देख लिया। तो मैंने इस क्वेश्चन के हेल्प से तुम्हें, मैंने ग्राफ का इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंस फिजिक्स में दिखाने की कोशिश किया हूं। ये तो बहुत छोटी बात है, इससे बहुत आगे की बात आएगी तुम्हें, तो समझ में आ गया होगा तुम्हें कि इंटीग्रेशन फिजिक्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना तुम्हें इंटीग्रेशन आना चाहिए मैंने इंटीग्रेशन सिखा दिया है। अभी तक मैंने जो भी मैथमेटिक्स सिखाया है वो सब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाया है। तो अगर वो तुम्हें सारे बेसिक मैथमेटिक्स आते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल हैं वो, बहुत ज़्यादा, तुम्हें बिलीव नहीं होगा इस बात का। नेक्स्ट क्लास में मैं मैक्सिमा मिनिमा एक्सप्लेन करूँगा, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।